नमस्कार। करंट किसान सीजन 2 में आपका स्वागत है। करंट किसान के अंतर्गत हम देश के किसान महानायकों से आपको मिलवाते हैं। आज अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन हम उस किसान महानायक के पास आपको लेके चलेंगे जिनके यहाँ पर 2016 में मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार का शंखनाद हुआ। वे हैं ईश्वर सिंह कुंडू। हरियाणा के जिंद जिले के केलरम के हैं। ईश्वर सिंह कुंडू अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। मेरे ख्याल से स्वतंत्र भारत में बहुत कम लोगों को 44 लाख रुपए की सम्मान सहायता राशि मिली होगी। ईश्वर सिंह कुंडू को 2013 में महिंद्रा समृद्धि की ओर से सम्मानित किया गया। 44 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने मुंबई में स्पार्क द राइज राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 60 साल के हैं ईश्वर सिंह कुंडू और केलरम गांव में ही ये पैदा हुए। 10वीं पास इन्होंने की। इसके बाद ड्राफ्ट्समैन की नौकरी की। बचपन में इनके पिताजी मस्त मौला थे, जमीन कम थी, पृथ्वी सिंह जी, इसलिए मामो देवी घर को संभालती थी। सांवले थे तो लोग इनको कहते थे कालिया। पिताजी सजा भी बहुत पाते थे। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी तब का कालिया आज देश का सूरज हो जाएगा। इनके बारे में बताऊं, अनेक सम्मान इनको मिले। 2010 में सीटा ने इनको खेतों के वैज्ञानिक सम्मान प्रदान किया। 2011 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार इनको प्रदान किया। 2012 में ही ICAR दिल्ली ने इनोवेटिव फार्मर अवार्ड इनको प्रदान किया। इसी वर्ष EMPI इंडियन एक्सप्रेस इनोवेशन अवार्ड इनको मिला। 2012 में इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ। 2013 में गुजरात सरकार ने इन्हें 51,000 रुपए का पुरस्कार दिया। 2013 में ही लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ। 2017 में बीकानेर में राजूवास वेटरनरी विश्वविद्यालय ने इनको सम्मानित किया खेतों के वैज्ञानिक से। इसके अगले साल ही इनको फिर सम्मानित किया गया जोधपुर में, और फिर इसके बाद इनको सम्मानित किया गया उदयपुर में पैसिफिक विश्वविद्यालय द्वारा खेतों के वैज्ञानिक सम्मान से। इंडोनेशिया में आसियान देशों और भारत की प्रतिस्पर्धा में द्वितीय पुरस्कार इनको मिला। 2019 में इन हाउस कार्यक्रम में राष्ट्रपति भवन में ये मेहमान रहे। इनकी उपलब्धियों को देखते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार का राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान है, इसकी सोसाइटी का सदस्य बनाया गया। इसमें 2 किसान वैज्ञानिकों को सदस्य बनाया गया। एक किसान वैज्ञानिक ईश्वर सिंह कुंडू हैं जो हरियाणा के हैं, और दूसरे किसान वैज्ञानिक सुंदराराम वर्मा 1 लीटर पानी से एक पेड़ वाले हैं, जिनका साक्षात्कार इस सीजन 1 में हम देख चुके हैं। आज हमारे लिए एक खुशखबरी भी है। दूसरे किसान वैज्ञानिक जो हैं सुंदराराम वर्मा, उनको 2020 का पद्मश्री सम्मान राष्ट्रपति भवन में कल प्रदान किया गया। हम इस दिन के लिए मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार और नवप्रवर्तक किसानों को बधाई देते हैं। ऐसे हैं ईश्वर सिंह कुंडू और उनके साथी। ईश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, आपको भी। और नमस्कार ईश्वर जी। आप भारत के कृषि नवाचारों के वह सूर्य हैं जिनके कारण लोग सीख लेते हैं। और मैंने तो न कृषि पढ़ी और न कृषि जमीन है, न मैंने है जो कोई अखबार है, पर आपके घर पर जब हम 2016 में केलरम में आए तो वहां पर आपने कहा कि अपन सब लोग संगठित होते हैं और मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार बनाया। वो शंखनाद आपके हुआ। ऐसे किसान वैज्ञानिक को हम सलाम करते हैं। बहुत बहुत आपको बधाई, शुभकामनाएं। हम आपकी जो यात्रा रही है
उसकी जानकारी का एक वीडियो देखते हैं। प्राप्ति जी दिखाइए। यह हम देख रहे थे यात्रा ईश्वर सिंह कुंडू की। मेरी तरफ से ईश्वर तो सिंह ठीक है। कुंडू का मैंने ये बताया कि पिताजी मस्त थे, खेती बाड़ी की जमीन थी, छोटी सी जमीन थी, माँ ने घर को संभाला, 10वीं तक इन्होंने किया। इसके बाद कुरुक्षेत्र से इन्होंने ड्राफ्ट्समैन की व्यावसायिक परीक्षा पास की और पर इनका मन रहता था कि कुछ ना कुछ नया करें। इस बीच में आपको लिखना पढ़ना लगा, पत्रकारिता की आपको रुचि पैदा हुई और पत्रकारिता की जब रुचि इनकी पैदा हुई तो इन्होंने ये कोशिश की कि लेख लिखें, कविताएं लिखें और इन्हीं में मन लगा रहा। और भाग्य देखिए, पढ़ाई के दिनों में ही इनका विवाह हुआ और इनका जो विवाह हुआ वह उनकी पत्नी का नाम भी किताबों से इनका विवाह हुआ। पहले इन्होंने सोचा कि घर का खर्चा कैसे चले, तो इन्होंने गांव से निकले। गांव से निकलने के बाद यह एक बिल्डर के यहाँ फरीदाबाद में नौकरी की, वहां से यह दिल्ली में गए और दिल्ली में जाके एक वकील के यहाँ नौकरी की, फिर गांव लौटे। 20 दवाइयों की दुकान खोली दोस्त के साथ, जो 95 तक चली। पर वह कीटनाशक दवाइयां बिकती थी और कीटनाशक दवाइयों का दुष्प्रभाव इनके ऊपर पड़ा, जो आज तक है। और इन्होंने निर्णय लिया सिर्फ जैविक खेती ही करूंगा। इनके जो बच्चे हैं दोनों ही किसान वैज्ञानिक हैं, सुशील कुंडू और सुनील कुंडू। सुशील कुंडू इनके छोटे पुत्र हैं और 28 साल के हैं। इन्होंने MBA किया जोधपुर से। मैं इन्हें मौलाना आजाद विश्वविद्यालय ने खेतों के वैज्ञानिक सम्मान प्रदान किया। राजस्थान से ईश्वर जी बहुत जुड़े हुए हैं, तो ईश्वर जी ने ये कोशिश की कि जो राजस्थान में मैं काम प्रारंभ करूं, इसलिए उन्होंने श्री गंगानगर जिले का सूरतगढ़ तहसील है, उसके गांव रंगमहल के तारखावाली में 37 बीघा जमीन खरीदी। ये 37 बीघा जमीन पथरीली अनउपजाऊ है थी, पर इन्होंने कोशिश की कि जमीन ठीक हो। 3000 फुट जमीन के नीचे पाइपलाइन लगाई और आप आश्चर्य करेंगे, गंगानगर ही नहीं देश भर के लोग यहाँ पर आते हैं और काम करते हैं। सुशील जी नमस्कार। नमस्कार सर, सभी किसान भाइयों और मेरे युवा साथियों को सभी को नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं हरियाणा के किसान वैज्ञानिक ईश्वर सिंह जी कुंडू से। कुंडू जी, गांव की जिंदगी से निकलकर और आप कमाल के माध्यम से पूरे देश दुनिया में छाए, इस अनुभव की जानकारी दें। देखिए, जब मैं पेस्टिसाइड की दुकान करता था, अब सारे काम धंधे करने के बाद पेस्टिसाइड की दुकान शुरू की, तो एक फोरेट नाम का जहर होता था
जो दुकानें बैठे बैठे ना उसने मेरे ऊपर इतना ज्यादा दुष्प्रभाव डाला कि मैं आज तक मतलब परमानेंट मरीज बना दिया। कोई बीमारी नाम नहीं है, लेकिन सारा ना अंदर से सिस्टम उन्हें खोखला कर दिया। तो तभी मैंने कसम खाई कि मैं अपने खेत में कोई भी जहर या ऐसी चीज बिल्कुल नहीं डालूंगा। तो उस टाइम पे आयुर्वेद या क्या क्या कहें आप, जैविक या बायो, को शब्द ही नहीं थे कोई मार्केट में, किसी को पता ही नहीं था। तो हमने तो मेरा ये आइडिया लिया कि जो अपने आसपास जड़ी बूटियां हैं, जो आयुर्वेद के फार्मुलेशन इंसानों के लिए, क्योंकि मैं दवाइयां जब एलोपैथी काम करने छोड़ गई थी ना, तो मैं आयुर्वेद की दवाइयां खाने लग गया था। तो मैं सोच रहा भी जो आयुर्वेद इंसान पे काम करता है तो खेती भी कुछ न कुछ काम करता होगा। तो इस तरह अपने जैसे आसपास थी नीम, आग, धतूरा, इस तरह की चीजें, इन्हीं की जानकारी नहीं थी ना कोई भी, तो इन पर तजुर्बे करने शुरू किए। धीरे धीरे फिर किताबें पढ़ी, आयुर्वेद की कई किताबें पढ़ी, पढ़ने का शौक काम आ गया ना इसमें कोई ना कोई पुरानी आपकी ना कोई चीज काम आ जाती है। तो मेरा नावल एक किताबें पढ़ने का मेरा बहुत शौक था, तो मैं पूरा मैंने पढ़ पढ़ के उनमें से मैं कई चीजें छांट ली। जैसे कड़वी है, कसैली है, ना आदमी देखता है ना पशु देखता है, कोई छेड़ता नहीं है, तो इनके अंदर कुछ ऐसी चीज है जो कि आप उन जहर के जगह पर इनको भी ले सकते हैं। तो मैंने बाजार से कभी 200 ग्राम लिया है, कभी 100 ग्राम, कोई 1 किलो, जैसी जैसी पूंजी पूंजी थी ही नहीं, थोड़ा थोड़ा लाता रहा, करता रहा। उसके बाद जो मेरा पहला फार्मुलेशन बना, 400 रुपए की पूंजी से दिल्ली से मैं जाके लेके आया था, खारी बावली से। तो पहला मेरा फार्मुलेशन सक्सेसफुल हुआ मेरे खेत में। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी, समझो मेरी तो करोड़ों की लॉटरी निकल गई थी कि जो मैं चाहता था मैंने वो करके दिखा दिया। तो लेकिन अपने समाज में क्या होता है कि आसपास वाले लोग जो आप कुछ जब नया कर रहे होते हैं ना, नया का मतलब हमारे लिए नया होता है ना, लेकिन समाज के लिए क्या होता है कि सन के आदमी जब पागल है, इसके परिवार की रक्षा पेट कौन भरेगा, ये फ्यूचर वगैरह दुनिया भर की ना कई तरह की बातें समाज में चलती है। लेकिन मेरी आदत थी कि मैं सिर्फ अपने सामने देखता था, दाएं बाएं मैंने देखना छोड़ दिया। कि शुरू से मेरे ऐसा समाज से मैं ज्यादा घुला मिला भी नहीं था, खेल कूद में या किस तरह सामाजिक कामों में था, वैसे पहले भी नहीं था। वही एकांतिक जीवन था, अपना पढ़ने तक ही मैं सीमित था, इसलिए मेरे संपर्क भी कम ही थे। तो अपने काम पे लगा रहा, जो भी मैं करता रहा। उसके बाद किसी ने मेरे को आइडिया दिया, भाई नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है भारत सरकार का, वहां भेज दो। तो वहां मैंने अपना फार्मूला लिख के भेज दिया। तो उन्होंने मेरे को उसके बाद पत्राचार शुरू हुए, मेरे पास आए, मेरे ट्रायल देखे, खेतों में देखा। तो उन्होंने कहा वाकई ये तो इनोवेशन है। इनोवेशन का मैं पहले बताऊं, क्योंकि अंग्रेजी इतनी थी ना, तो इनोवेशन शब्द मैंने जिंदगी में पहली बार सुना था 2005 में जब नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन का नाम सुना, उन्होंने बताया कि ये इनोवेशन है। यानी इनोवेशन क्या है? इनोवेशन वो है कि जो अपने आप हो जाता है। कोई आदमी कहता है मैंने कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। करते 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 वो चीज जो पहले नहीं थी वो अपने आप बन जाती है, उसको हम इनोवेशन कह सकते हैं। अगर कोई दावा करे कि मैंने कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर वो दूसरा आदमी कई बार दावा करते हैं मैंने ये चीज कर दिया, मैं समाज के लिए वो कर दिया, मैंने इसके लिए वो कर दिया। आदमी क्या करता है कि पहले अपने आप के लिए करता है। कोई भी कितना महान व्यक्ति आप कुछ इतिहास उठाकर देख लो, वो पहले अपने आप के लिए करता है, अपने परिवार के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए। एक शारीरिक या आर्थिक की बजाय एक मानसिक भूख होती है ना आदमी की, वो मानसिक भूख के तौर पे मैंने इसको किया था। मैंने अपनी इच्छा पूर्ति की थी, मैंने वो एक चीज बन गई, इनोवेशन हो गई। तो 2007 में राष्ट्रपति आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम जी, वो तो महान वैज्ञानिक थे, तो उनकी नजर में आए, वहाँ अमूल गार्डन में ट्रायल भी लगे, तो सेटिस्फेक्शन हुई। तो उन्होंने जो वहाँ एक सहयोग और जो क्या कहते हैं उसको, मेरे पास शब्द नहीं है, वहां से मेरे को नया रास्ता मिल गया, ये समझिए आप। क्योंकि इस दौरान जब मैं कर रहा था 2004 में, तो जो कंपनी वाले समझो या किसी का नाम लेने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बीती ताही विसार दया के सुध ली, तो मेरे ऊपर मुकदमा लगवा दिया। मेरा सारा जो भी मैंने सामान इकट्ठा किया था जोर जगाड़ के, इधर उधर से इकट्ठा करके, 2000 का सामान ज्यादा भी नहीं था, सारे पुलिस वाले उठा के ले गए, दफा 420 लगा दी। तो 6 साल तक मतलब बेमतलब में एक तरफ मैं कहीं अवार्ड देने जा रहा होता हूँ, एक तरफ 2010 तक मैं पेशे में उतरा हूँ। यानी अभी आई भी एक तजुर्बा होता है जिनकी। खैर उससे भी निकले सच्चाई तो खैर टाइम तो लेती है ना, क्योंकि अब आप बीज बोएंगे ना तो आज तो पैदा नहीं होगा ना, उसको टाइम लगेगा जमने में, फल देने में टाइम लगा। लेकिन पूरी इज्जत के साथ, और जिन्होंने मुकदमा किया, जिन्होंने मेरे को नकली फंसाया, उनका अपमान होते मैंने अपने आंखों से देखा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, शर्मिंदगी उनके चेहरे पे साफ दिख रही थी। तो खैर जी, तो यात्रा चलती रही। दूसरी बात ये है कि लोग अक्सर सवाल करते हैं कि ये पेस्टिसाइड है, ये इंसेक्टिसाइड है, फंगिसाइड है, क्योंकि हम किसानों के दिमाग में एक तरह से ठूंस ठूंस के भर दिया गया। एक पूरा सिस्टम ऐसा था, जो चीज की हमें कोई जरूरत नहीं थी, तो क्या आदत डलवाने के लिए ना, पहले जैसे यूरिया था, हमें क्या पता था यूरिया का, हम खेती हमारी पहले भी हो रही थी। जब 1947 की हम बात करें तो दुनिया में सिरमौर थे एग्रीकल्चर में,
एक्सपोर्ट में हम सिर्फ और थे, हमारा ₹1 $1 के बराबर था, तो हमारी तो कमी तो नहीं थी कोई। तो जनसंख्या बढ़ाई तो धरती का कसूर नहीं है ना। आप जनसंख्या आपने बढ़ाई, इतना बोझ आपने बढ़ा दिया, पेट भरने के लिए आपने नई आईडी ढूंढे, आपने हर तरह से लेके आए आप। तो यूरिया जब हमारे ऊपर लादा गया तो हमें तो पता ही नहीं था यूरिया का। जो हमारे पढ़े लिखे साइंटिस्ट थे, बाहर के वैज्ञानिक आए, या हमारे जैसे हमारा पंजाब का किसान कहता है मैं बहुत ज्यादा फॉरवर्ड हूँ, तो सबसे पहले वही शुरुआत हुई थी। तो आदत डाली गई, पूरा एक ऐसा पैकेज बना दिया गया कि जो हमारा बुजुर्गों का ज्ञान था, जो हम खेती में बुजुर्ग तजुर्बे करते थे, हम अपनी आंखों से देखते थे। जैसे हमारे सरसों तूरिया में क्या होता है, हरा तरह लग जाता था, तो हमारी जिम्मेवारी क्या थी कि शाम को राख छानते थे, क्योंकि गांव में राख तो कभी होती नहीं, चूल्हे आ रहे हैं, दूध का उबलना, सब्जी सारा राख का ही धधा उपयोग राख थी। तो राख को छानना, और सवेरे सवेरे ओस पड़े हमारी ड्यूटी थी कि सरसों तूरिया में वही एक रस चूसने वाला लगा हुआ हरा सारा छिट्टा लगा के आओ, तो हम राख फेंक के आते थे, रात हो जाता था। और आज उस हरे तेले के लिए अरबों करोड़ों रुपए का एक व्यापार चल रहा है। और उसी की ओट में आज उस जमाने में आप देखो क्लिनिक होती थी एक डॉक्टर की, एक आरएमपी होते थे ना उस टाइम, तो आज आप देखो मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल बन गए हैं। तो किसकी देन है? इसका ज्यादा योगदान यही है ना। जब मैं तो एक एग्जाम्पल बैठा हूँ ना सामने, मुझे कोई सबूत देने का, मेरे को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को पता है। अब लोग नहीं मानते, क्योंकि सबका एक होता है कि आर्थिक हित सर्वोपरि है। जैसे हम अंधाधुंध आर्थिक में सिर्फ पैसा ही कमाना है, अन्न के अनाज भर दिए हमने, ढेर भर दिए, सड़ने लग गया अनाज, इतना अनाज हो गया कि हमारे पास रखने की जगह नहीं। लेकिन क्वालिटी कहाँ गई? जो हम खा रहे हैं हम सिर्फ पेट भर रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट वैल्यू जमीन में होनी चाहिए वो तो हमने खत्म कर दी सारी। तो मेरा टारगेट सिर्फ जमीन की तरफ था कि जो प्रॉब्लम है जमीन में है, जो हमारा पेट है ना, हमारा पेट ही जब ठीक नहीं होगा, चाहे हम उसके अंदर कितना, आप एक घी के पिप्पे के अंदर खड़ा कर दो बीमार आदमी को, जब हजम ही नहीं कर सकता क्या करेगा? आप कितना उसके अंदर डालते रहो। एक मशीन बना दिया आपने, यूरिया डीएपी वगैरह डालते, आज आपने डाल दिया, उसकी फसल ले लिया, अगले फसल के लिए फिर दोबारा डालना पड़ेगा आपको। यानी स्टेबिलिटी थी जमीन का, जो खुद एक प्रक्रिया होती है कुदरत की। क्या कहते हैं कि जमीन है, चाहे कुदरत है, चाहे पेड़ है, पौधा या इंसान है, एक सबका एक सर्कल होता है जो अपने आप अपनी कमी पूरी करता रहता है। लेकिन हमने तोड़ दिया उसको बीच में। तो मैंने सिर्फ जमीन की तरफ ध्यान दिया। कीड़े बीमारी तो इतने बड़े बड़े नाम है ना, अगर आप किताबें पढ़ोगे ना 450 नाम है कीड़े बीमारियों के। हमारे तो याद रहने के बाद उन नामों को पढ़ भी नहीं सकते आप। जो 5 साल यूनिवर्सिटी पढ़वाए जाते हैं ना, उन बच्चों को भी याद नहीं रहते। तो मैंने कोई कीड़ा, कोई बीमारी, मैंने किसी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने ध्यान दिया अपनी जमीन को। अगर हम एक बार स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जो मेरी जमीन थी, आप यकीन नहीं करेंगे, लगातार हमारे खेतों में 10-15 साल लगातार बाढ़ आई। जब हमारी तो बेरोजगारी की जो हालत हुई ना हमारी, तो मेन वजह ये थी खेती में कुछ होता नहीं था। जो हमारे खरीफ की फसल लगाते, हम धान लगाते, वो बह के सारी वो जोड़ में चली जाती। उसके बाद जब गेहूं की बिजाई का टाइम आता तो भी खेत में पानी होता। यानी कि हमारी क्या होगी, जमीन बिल्कुल हार्ड होगी, चिकनी होगी, पानी वाली जमीन होगी। तो वहां मेरी ही जमीन मैंने तजुर्बा किया। तो जो कमाल मैंने देखा ना, जैसे हमने यहाँ पानी डाल दिया, खड्डे में पानी डालते हैं ना, पड़ा रहता था 15-15 दिन, 20-20 दिन, जितना ही पड़ा उतना ही, घटता नहीं था पानी। तो मैंने छोटे छोटे खड्डों में सॉरी बीच में रुक रहा जी, छोटे छोटे खड्डों में मैंने काम शुरू किया। एक खड्डे में पानी डाला, दूसरे में कम डाला, तीसरे में कम डाला, सब में तजुर्बे करता गया। तो जो एक तजुर्बा ऐसा था कि सिर्फ मैं बैठा हूं तो 5 मिनट भी नहीं हुई कि 1 लीटर पानी गायब हो गया। हम यही चाहते थे, हमारी समस्या यही थे ना। हमें क्योंकि उस टाइम क्योंकि मेरे पास कोई साइंटिफिक डिग्री नहीं थी, मेरे को नहीं पता न्यूट्रिएंट कितने होते हैं, 16 तत्व क्या होते हैं, ये तो हमारे को जानकारी नहीं थी ना। हम तो मोटा मोटी खेती करने वाले थे, दादा के साथ, फिर पिता के साथ, फिर खुद खेती करी थी। तो ये भी देखा कि जमीन में अगर पानी पी लिया ना, तो ये जमीन हमारी चालू होगी। तो फिर मैंने अपने सारे खेत में किया। तो जब पहले साल मैंने तजुर्बा किया मेरे खेत में, कोई जैरिन डाला, कोई यूरिया डीएपी कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि जमीन में सब निष्क्रियता तो पड़े थे ना। तो 15 साल से जिस खेत में खेती नहीं हो रही थी, तो उसके अंदर तो ये समझ लो कि पूरा एक जमा हो चुका था स्टोर, लेकिन वो निष्क्रिय था सारा। तो अंत का मतलब ये है कि मैं अंत में सिर्फ सारा से बताना चाहता हूँ, जो कमाल है ना, ये किसान का दिया हुआ नाम है। ये जमीन में जाता है, जमीन के अंदर जो भी इसको मिलता है वो सबको क्या कहते हैं, एक्टिवेट कर देता है। चाहे फास्ट फूड से आप दुनिया भर की तह लगी पड़ी है, जितने न्यूट्रिएंट वैल्यू जमीन के साथ सबको, हर एक को यानी घोल के समझ लो कि आपका ये एक शेफ है, रसोई है आपका। आपने रसोई में जो सामान इसको दे दिया वो बना के आपको दे देगा, आपकी वेस्टेज नहीं करेगा। अब जहाँ पे आप 5-5-6 बैग हम यूरिया के डाल रहे थे, हम उसको 50-60 किलो के लिए आए, मैक्सिमम 90 किलो।
मतलब ये किसान कह रहा था कि मेरा तो 6 बैग के बगैर होगी नहीं, हमने ट्राई करके दिखाई, लंबे तजुर्बे किए, तो जो ये कमाल नाम दिया ना, ये हमने ऐसी एक जमीन पे दिया था, जींद जिले में नगूरा गांव था। कृष्ण सैनी जी थे हमारे मित्र थे, अब तो भगवान अच्छा आदमी जल्दी ले जाता है ना, उनको ले गया। तो सबसे पहले उनके खेतों में ट्रायल किया था, सब उन्होंने सारे बाजार की दवाई उस खेत में डाल दी थी। खारा पानी बिल्कुल एकदम ये समझो कि बिल्कुल नकारा जमीन और पानी भी खारा था उसमें। तो जब हमने उसमें डाला ना, तो उन्हें खुद फोन करके बुलाया था हमारे, मेरे पास तो फोन भी नहीं था, मेरे साथी कश्मीर शैली जी, आपको जानते भी आप सब उनको, तो उनको फोन किया, हम जाके देखा खेत में, हमारे को यकीन नहीं हुआ, सब कुछ बदल गया, इतना फूदा रंग, पानी ऐसा देख लो कि आप जो सड़ा हुआ पानी बदबू मारा, आप उसमें चेहरा देख लो। तो वहां से आइडिया हो गया मेरे को भी नहीं पता था ना क्या बनाएंगे। धीरे धीरे किसान भाई बताते गए, जैसे पानी सूखने का हो गया, उसके बाद लंबे समय तक नमी, उसके बाद जमीन के कीड़े मकोड़े या फंगस के नाम पर दुनिया भर की दवाइयां बिक्री थी, उनके बारे जान छूट गई, ठीक है ना। एक जमीन के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट पड़े हैं उनका सबका सोल्यूशन हो गया। आपको जो जमीन में खुराक पड़ी है ना, बेकार पड़ी थी, वो क्या हो रहा था कि जमीन आपकी हार्ड बैड बनती जा रही है। अब जरा सी बारिश होगी फलट जाती है, आप देख रहे हैं ना, बारिश पहले भी होती थी ना, लेकिन अब क्या होता है, जरा सी बारिश होती है फलट जाती है, क्योंकि पानी का जो जमीन के अंदर जाने का था वो आपने बंद कर दिया। तो यहाँ शुरुआत यहाँ से हुई कि पहले हमने जमीन को सुधारना, और मैंने अब तो ये हो गया, खुद किसान कहते हैं, मैं नहीं कहता, कहीं भी चाहे आप महाराष्ट्र से लेके और अपने हरियाणा पंजाब राजस्थान तक कहीं भी खारा पानी है, या जमीन आपकी हार्ड बैड हो गई है, या जमीन आपकी पैदावार नहीं दे रही, सब कुछ डालने के बाद भी आपका जिस तरह फसल पकती है तो आपकी पैदावार पूरी नहीं होती, जितनी भी समस्याएं होती है, यानी कि ऐसी लाइलाज बीमारी जो कि आज एग्रीकल्चर वाले ये कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है, तो वो भी कहते हैं इलाज हमारे पास है, हमारे केंद्र में, हमारे कुंडू भाई की है कमाल के नाम से। तो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि किसानों का नाम है और किसान ही खुद बता रहे हैं इसको कि वाकई कमाल है। कहीं भी कोई समस्या हो, हम कोई फसल पे या किसी बीमारी पे, हमने ऐसा कोई नहीं किया, क्योंकि वो तो पैकेज बनाते हैं ना, हमने पैकेज थोड़ी बनाना है, हमने तो किसानों को मिलकर साथ काम करना है, खर्चा घटाना है। हाँ जी ईश्वर जी, हम बात कर रहे हैं भारतीय कृषि के महानायक ईश्वर सिंह कुंडू से। कुंडू जी साधारण किसान परिवार में पैदा हुए, बचपन में भी ये कहते हैं कि इनकी, हम जब मिलने गए तो ये कहते हैं कई बार खूब पिताजी करते थे, और कोई उम्मीद भी नहीं करता था कि इतने बड़े बनेंगे। 10वीं के बाद पढ़ाई भी छूट गई, दवाई की दुकान की तो कीटनाशक दवाइयों ने असर किया, आज तक उनका असर है। हमने जब इस कार्यक्रम की शुरुआत की तो कुछ नेट के कारण कुछ व्यवधान हुआ, पर हम आपको कुछ ऐसी अच्छी जानकारी देंगे जो को भारत, यूके, यूएसए के जो साथी सुन रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही लाभकारी होगी। कुंडू जी, कमाल जो है वो आपका कमाल है। जब जिन 13 प्रदेशों में मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार काम करता है, वो कहते हैं खेत में हम हार गए थे, फसल खराब हो रही थी, कुंडू जी के कमाल ने कमाल कर दिया। तो आपने तो सचमुच कमाल कर दिया। और करीब 12 साल से हम जुड़े हुए हैं। जब मैं राष्ट्रीय पत्रिका शत कृषि का संपादक तब मिले, और मेरे ख्याल से 2010 में बड़ा सम्मान दिल्ली में कृषि भवन में क्षेत्र को वैज्ञानिक सम्मान आपको मिला। पर कहते हैं कि आप साधारण किसान उद्योगपति नहीं हो सकता, कृषक संचालित उद्योगपति नहीं हो सकता, उत्पादन करता है, उत्पादन तक रह जाता है। पर आपने तो महिंद्रा के कार्यक्रम में 2013 में 44 लाख रुपए सहायता राशि या सम्मान राशि प्राप्त की। ये बहुत बड़ी बात है, और मेरे ख्याल से देश में किसी किसान को ये अनुभव नहीं हुआ। उसके बारे में जानकारी दें, ये वो कैसे हुआ, क्या अनुभव? ये था एक बार ना IIM अहमदाबाद में एक हमारा कंपटीशन था इनोवेटर्स का, ऐसे एक आइडिया कंपटीशन था। तो वहां वो, क्योंकि वहां बाहर निकलते ना आपके संपर्क बढ़ जाते हैं, क्यों मैं तो गांव का आदमी था, मेरे जो रिश्तेदार से लेके मेरे संपर्क था मेरे जैसे ही थे सारे। तो IIM में हमने मौका मिला, 200-250 लोग थे, फिर हम 73 रह गए, फिर हम जीते ना, तो 2 लाख का बेशक अवार्ड 2 लाख का था, लेकिन एक वहां हमारा 15 दिन ट्रेनिंग चली थी पूरी। तो वही किसी एक मेरा मित्र बन गया था, तो उसी ने कश्मीर को मेरे को फोन में कहा था भाई एक महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्पार्क राइज है, एक बिजनेस कंपटीशन है, बिजनेस मॉडल के ऊपर है, उसमें अप्लाई कर दो। मैं यार इतने बड़े में अपना अपने और पूछेगा, अप्लाई तो कर दो। हमने अप्लाई कर दिया जी। उसके बाद वहाँ प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया, तो वहां तो पहले दिन तो मैं जाते देखते ना कि क्योंकि सारे हाय हेलो वाले ही थे, आराम नमस्ते वाला कोई था ही नहीं, कोई हिंदी में बात नहीं करता था। मेरे को देख के कहते नमस्ते कुंडू जी, बस उसके बाद मेरे से बात ही करना बंद। तो एक बार तो निराशा हुई कि पढ़ाई लिखाई कम है, लेकिन ये है। लेकिन जब मैं उनके बीच में रहा, 4-5 दिन अब रहे, हमने मैं पूरा आइडिया लगा लिया। अभी
आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। आप छोड़ दो सारे पढ़े लिखे, आप बीच में आप अपने को हीन मत समझे। उनको अंग्रेजी आती है लेकिन मेरे को हिंदी इतनी बढ़िया आती है, उनको अंग्रेजी भी इतनी बढ़िया नहीं आती होगी। मेरे से उन्होंने सवाल पूछा, ये जनवरी के बाद जो पहली प्रेजेंटेशन हुई, वे कुल्लू जी आप मेल भी करते हैं, हम देखते हैं आपको सारा बढ़िया, आपको जरूरत, अंग्रेजी आपको आती है, आप बोलती क्यों नहीं? मैंने कहा जी मेरे को मजे नहीं आता। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब यह है कि आप, मैं एग्जांपल देता हूं, एक बार सुषमा स्वराज ने संसद में भाषण दिया, पूरा घंटे का भाषण था, लेकिन एक आखिरी लाइन थी, मोटा माल किसने खाया। अगले दिन सारे अखबार की टीवी लाइन की सबकी हेडिंग सिर्फ मोटा माल किसने खाया यही थी। यानी हिंदी में दम है ना कि जो शब्दों का भाव हम अपनी भाषा में दे सकते हैं दूसरी भाषा में दे सकते। वो देख फिर आप चलते रहो, ये तो ये हाईवे है, कोई ब्रेकर नहीं है, कोई आपने को देखना नहीं है, ड्राइवर सो गया। तो मैंने उनसे खुद कहा मैं तो सिर्फ हिंदी में अपनी प्रेजेंटेशन अगर मैं दे सकता हूं तो मेरे को परमिशन दे दो। नहीं मैं जाता हूँ, सीधी सी बात है, मेरे को आती नहीं है ना। तो ये मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि थी कि एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जहाँ की बड़े बड़े बिजनेस टाइकून के बच्चे थे, जिनका पूरा खानदानी बिजनेस में था, उनको अंग्रेजी बढ़िया आती थी, कंप्यूटर के मास्टर थे, टिक 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 टिक, और अंग्रेजी तो ऐसे बोलते थे कुछ पूछो मत कि समझ में ही नहीं आते। तो वहां पर मैंने सबसे बड़ी क्या सीखी कि एक तो हमारा जो रिश्ते बने ना, बेशक हम सारे देश के लोग थे, ज्यादा साउथ के देश में, बेशक हम कम्पिटिटर थे, हम 13 थे, ग्रैंड फिनाले में हम 13 जने रह गए थे, तो 13 में 3 को मिलना था, लेकिन जो मैं बता नहीं सकता, वो तो 13 में से हमारे आपस में कम्पिटिटर थे, किसी को ये महसूस नहीं कि हम आपस में कम्पिटिटर है। जब मेरी प्रेजेंटेशन 7वें नंबर पे शुरू हुई, हिंदी में बोलने लग गया, तो मेरे को सबसे बड़ी उपलब्धि, मेरी अवार्ड से बड़ी उपलब्धि ये थी, एक एमपी का लड़का था, 2-3 और थे जो हिंदी और अंग्रेजी अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि वह 500 लोग सारे भी भीड़ थी वहां, तो जितने बुलार के थे ना बड़े लोग थे सारे, वो हिंदी इतनी जानते नहीं थे। उन्होंने क्या कि गोल गोल टेबल थी, वहां सबने ग्रुप बना लिया, मैं जो बोलता गया हिंदी में वो ट्रांसलेट करके उनको बताते गए। तो जो मेरे कंपटीशन में थे वो मेरे मतलब ट्रांसलेटर थे। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जो कि हमारे भारत में अब पहले पाई जाती है, कम पाई जाती है, लेकिन मैंने ये नोट की। तो जब मेरी प्रेजेंटेशन खत्म हुई और हमारे शाम को जब घोषणा होनी थी ना, तो पहले 20-20 लाख के 2 रन रखे थे, पहले वाला मद्रास की तरफ चला गया, 20 लाख का दूसरा चला गया बंगलोर की तरफ। मैंने कहा 40 लाख की तो सोची नहीं थी कि 4 लाख का तो हमारा पहले हो चुका है, जनवरी में 4 लाख का तो पहले ले चुके थे। मैं चलो यार बाहर घूम के आते हैं, हो गया फैसला। तो मैं जब निकलने लगा तो अनाउंसमेंट हुई, अब सारे जो वहां बैठे थे उनसे पूछा गया इस साल का ग्रैंड विनर आपके निगाह में कौन है, हुई इज द, अंग्रेजी में पूछा ना उन्होंने, तो इतना समझ में आया था, बैठ गया, चलो बैठ जाओ। तो सब ने जी एक स्वर में हाथ उठा के कृषि को, मेरी फर्म है ना मेरी नाम, कृषि को हर एक, मतलब कोई किसी ने मतलब ये नहीं कहा कि सबके हाथ बन जाए, सबके हाथ उठे हुए थे, सब कृषि को कह रहे थे। तो और बैठ गया मैं, चलो यार कम से पब्लिक का साथ तो है। तो उन्होंने कहा मैं आपको 30 सेकंड हम दोबारा आपको सोचने के लिए देते हैं, ये बहुत बड़ा फैसला है, साल में एक बार होना, दोबारा सोच के बताओ। वो 30 सेकंड ही समझो कि 30 साल के बराबर गुजरे होंगे। तो जब उन्होंने कहा, अंग्रेजी में कहा मिस्टर कुंडी द विनर ऑफ द ईयर, कमोन द डायस, फलाना फलाना, यहाँ तक तो मेरे याद, उसके बाद मेरे को याद नहीं। और आप ये देखो इसमें जो मेरे मेंटर थे मैक्सिको के थे, उनको तो बिल्कुल नहीं हिंदी आती थी और मेरे को बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन जो हमारी ट्यूनिंग थी वो आज तक हमारे याद है। तो वो मेरे को उठा के ले गई थी, वुडन किरण के नाम से था वो, मेरे से 4 गुना बजनी थी लड़की, लेकिन वो मेरे को उठा के लेके गई और स्टेज पे मेरे को ऐसे घुमाया था। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि जब आप अच्छा काम करते हैं तो कोई आपकी जाति, बिरादरी, धर्म, रिश्ते, देश कोई मायने नहीं रखता, आपकी एजुकेशन कोई मायने नहीं रखती। मैंने कभी अपने आप को ये नहीं समझा कि मैं सिर्फ 10वीं पास हूँ, मैं ग्रेजुएट्स के बीच में, बड़े लोगों के बीच में आराम से बैठता, क्योंकि मेरा काम उसको आता है जितना मुझे आता है, मुझे अपने आप काम के ऊपर भरोसा है। मैं दूसरों की तरफ देखूंगा, ये इतना इसने बढ़िया कपड़े पहन रखे, इसने टाई लगा रखी है, लेकिन मेरा कुर्ता पजामा ठीक है ना, मेरे को शूट करता है ना। ये मैंने इंडोनेशिया में किया, बिल्कुल सिंपली, मैं किसी दबाव में नहीं आया, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने काम के बारे में सही से बताना था, समझना और फैसला करना तो जजों के हाथ में है ना जी। मैंने अपना हम बात कर रहे हैं ईश्वर सिंह कुंडू से, और 2019 में आसियान देशों का जो कार्यक्रम था इंडोनेशिया में, एक अंग्रेजी में दिक्कत आती है, पर वहां भी उनको सेकंड प्राइज मिली। आपको अंग्रेजी भी नहीं आती थी, वहां आपका अनुभव कैसा रहा इंडोनेशिया? देखो वहां पे सहयोग था, भारत सरकार के अधिकारी थे, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के अधिकारी थे मेरे साथ में, वो बैठे, मैं हिंदी बोलता गया, वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके देते गए। और लेकिन क्या हुआ कि जो समस्याएं हमारी है, क्योंकि किसान सारी दुनिया के एक ही समस्या से ग्रस्त है,
ये एक्सेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड वगैरह वगैरह का जो एक हमारा ऊपर जो बटन ला दिया गया है ना, सारी दुनिया का किसान की जो मेरी समस्या वही किसान की समस्या इंडोनेशिया में थी, तो हमारी समस्या मिल गई ना, और समाधान भी वही मिल गया। वो समाधान चाहते थे, मैंने कहा मेरे पास ये समाधान है, तो ये इसकी टेस्ट रिपोर्ट है, बिकॉज ये तो प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम यही है। मैंने उनको कह दिया देखो जी फिलहाल तो ये बिजनेस का लेने देने का यहाँ तो बाद की बात है, फिलहाल मैं आपको ये थोड़ी बहुत टेक्निक ऐसे बता सकता हूँ, 2-4 किसानों को मिला के भी आप शुरुआत कर सकते हो, आप अपने किसानों के लिए जो भी कर सकते हो, बाकी फोन है मैं करता रहूंगा, मतलब इतनी होती रहेगी। तो ये फैसला हो गया। तो वहां का पहला तो इंडोनेशिया का ही था अपनी कंट्री को, उसके बाद सेकंड में जब एग्रीकल्चर में बात आई तो एग्रीकल्चर में मिस्टर ईश्वर सिंह फ्रॉम इंडिया, ये शब्द देखो याद रहते ही है बस ये छोटी सी बड़ी कहानी थी। आप राष्ट्रपति भवन में भी कई बार जा चुके हैं, प्रदर्शनी कर चुके हैं, हाँ जी, और आपका तो कमाल का उपयोग एक तरह से परिवार में हुआ है। तो हाँ आप राष्ट्रपति भवन में रहने का भी मौका मिला आपको पिछले साल? हाँ जी, हाँ जी, क्या हाँ जी, सारी 2020 था, 2019 मेरे को ये भी याद रहता, 2020 में ही था। तो वहां तो उस साल में इनोवेशन स्कॉलर के तौर पे मेरी सिलेक्शन हो गई थी, तो उन्होंने सिलेक्शन कर ली। तो अहमदाबाद में तो राष्ट्रपति जी के साथ बातें हुई, मुलाकातें हुई सारी, तो उन्होंने इनवाइट किया कि आप राष्ट्रपति भवन में रहोगे 2 दिन, तो आ जाओ। हम 2 दिन राष्ट्रपति भवन में रहे जी, मेहमान की तरह पूरे, जहाँ पे ना बड़े बड़े लोग रहते हैं ना, विदेशी गेस्ट रहते हैं, जहाँ पे ऊँट टेबल हुआ खाना खाते हैं, जिन बड़े बड़े, ये नहीं कि समझ, इतना मेरा बड़ा सारा मकान है ना, इतना बड़ा तो एक आदमी को उन्होंने अपने रहने के लिए दिया था। यानी कि अनुभूति होती है, आपके काम की सेटिस्फेक्शन होती है जब दूसरा सम्मान करता है ना। जब एक उच्च पदाधिकारी आदमी आपके भारत का महामहिम है, हमारे सबसे सर्वोच्च पद है, वहां आपको इतना सम्मान मिलता है, तो आपने जो पसीना बहाया ना, वो सारा पसीना सूख जाता है। आपको ये चीजें बहुत जी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मिलने का मौका मिला, और आपको बातचीत का मौका अबुल कलाम साहब से मिला, राष्ट्रपति जी से, ये अनुभव क्या रहा? बस पहली बार जब कलाम साहब मेरे सामने आए थे ना, तो मैं ये बताता हूँ, मेरी आवाज ही नहीं निकली थी, तसल्ली नहीं आती ना, ये कहाँ कलाम साहब और कहाँ हम। तो जो थोड़ी बहुत जो गुटरगू हुई है ना, तो क्योंकि उनकी इंग्लिश इतनी बढ़िया थी कि मेरी समझ में आती नहीं, तो हमारे ट्रांसलेटर साथ में, तो 1.5-2 मिनट तो चली हुई, क्योंकि इतना टाइम होता ना, 12-15 मिनट तो उनके पास थे सबसे मिलने के लिए। लेकिन उसमें क्या हुआ कि इतनी बड़ी अनुभूति हो गई जब वो मेरे से आशीर्वाद देकर निकले हैं मेरे आगे से, उसके बाद तो समझ लो कि सब कुछ ही बदल गया। मैं अंदर से ही बदल गया, बाहर से भी ऐसा लगेगा कुछ आपको शांति आई है। जो पीछे केस, मुकदमा, दफा 420, तारीखें, पेशियां, और ये लोगों के उड़ाने, ईश्वर सिंह मरेगा, इसके परिवार की रक्षा कौन, पेड़ कौन भरेगा, वगैरह वगैरह सारी बातें भूल गया। हालात भी बहुत खराब थे, दिल्ली तक के पैसे वहां तक आने जाने में मतलब जैसे जुगाड़ करके गए थे, वो सब भूल गया। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी थे वहां उस टाइम ओएसडी थे, तो उन्होंने मेरी उंगली पकड़ा के गए थे, उनको सबसे बड़ा काम यही करके गए थे कलाम साहब मेरे लिए। तो डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी ने उनके जाते कहा कि अब आपका केयर टेकर मैं हूँ, कोई भी दिक्कत हो आपकी सरकारी या टेक्निकली या कोई भी किस तरह दिक्कत हो, ये मेरा फोन नंबर है, ये कार्ड दे दिया उन्होंने, जब भी कोई दिक्कत हो मेरे को फोन कर देना। तो बहुत मदद मिल गई। 17 नंबर गेट से सिर्फ फोन ही करना, ईश्वर सिंह आने दो भाई। उसके बाद सप्लाई भी शुरू हो गई, अपने ट्रायल लगाए, ट्रायल तो पहले भी लग चुके थे, उसके बाद ऑर्डर मिलने शुरू हो गए, राष्ट्रपति भवन में हम राष्ट्रपति भवन के सप्लायर हो गए। प्रणब मुखर्जी के साथ आपका कैसा अनुभव रहा? जी, प्रणब मुखर्जी जी के साथ आपका कैसा अनुभव रहा? ना उनके साथ मुलाकात नहीं हो पाई। उस दिन क्या हुआ कि अब जब हमको बुलावा आया था ना, जब हम गए थे राष्ट्रपति भवन में, तो उनका प्रोग्राम शायद या सोनीपत या कहीं ऐसा प्रोग्राम उनका निकला है कि हमारी वो तारीख मैच खा गई। तो अमिता पाल थी जो सेक्रेटरी थी उनकी, उस वक्त सिर्फ उनसे मुलाकात हो पाई। ये भी किस्मत होती है ना, जितना मिलना उतना ही मिलेगा ना। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, उनसे आपका मिलना हुआ? हाँ, इनसे तो बहुत लंबी बातचीत हुई है, इनसे तो अहमदाबाद में बहुत लंबी बात हुई। इन्होंने पूरा पूछा है क्या काम है आपका, कहाँ से है, क्या करना है, कैसे किया, कोई किया, पूरी आमने सामने की। फोटो मैंने भेजी थी थोड़ी आपको। तो उन्हीं के टाइम में तो हम यहाँ मेहमान रहे थे। हम 10 थे इनोवेशन स्कॉलर जो उन्होंने चुने थे ना, 10 दिन वही रहे थे। हम बात कर रहे हैं भारतीय कृषि, जैविक कृषि के महानायक ईश्वर सिंह कुंडू से। 21वीं सदी का जब इतिहास लिखा जाएगा, उस समय भारतीय कृषि का इतिहास अधूरा रहेगा अगर ईश्वर सिंह कुंडू की चर्चा नहीं हो। फिर भी एक बात तो ईश्वर जी,
बचपन में थे तो आपकी पिटाई भी खूब होती थी, कालिया कहते थे, आप की लेख कहानियां लिखते थे, जासूसी उपन्यास पढ़ने की आपकी रुचि थी। फिर आपने सोचा कुछ दवाइयों की लगाऊं तो कीटनाशक दवाइयों ने आपको छेड़ लिया। फिर आप धीरे धीरे अनुसंधान की तरफ बढ़ते गए, परंतु मुकदमेबाजी में भी आप गिरते गए और उससे निकलते गए, और अंत में भारत सरकार ने आपको और सुंदराम जी इनके भारतीय कृषि को योगदान को देखते हुए फरवरी 2021 में भारत सरकार का जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसका संस्थान नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान, उसमें मनोनीत किया सदस्य के रूप में। उनकी जो उन्होंने संगठन तैयार किया था उसके अंदर उन्होंने किया और सम्मान मिला, और आपसे कहा गया कि भाई आप देश भर के ऐसे नव प्रवर्तक बच्चों को, वैज्ञानिकों को जुटाओ, लाओ, उनकी सहायता करो, जिससे हिंदुस्तान की पहचान बढ़े। दुख भी था तो सुख भी था। क्या अनुभव रहा? अब मेरा ना फोन थोड़ा सस्ता सा है, आवाज बहुत कम आ रही है, बेग बाहर गली का शोर आ गया था बीच में। अब आपके जो लास्ट से ना आखिरी वाक्य नहीं आया आपका। मैं आखिर में ये कह रहा था कि आपने मुकदमे झेले, बचपन में उपेक्षाएं झेली, सब कुछ झेला। आज भी पिछले वर्षों में मैं देखता रहा, लोग आपको परेशान करते रहे, मुकदमेबाजी करते रहे। इन सब के बीच में भी भारत सरकार ने ये उचित समझा कि राष्ट्रीय नव प्रवर्तन संस्थान जो है उसका जो एक संगठन बनाकर उसमें आपको पद्मश्री सुंदराम वर्मा जी को फरवरी 2021 में मनोनीत किया। तो संकट में कई बार अंधेरा, कई बार उजियारा, बड़ी कठिन जिंदगी रही। आपकी क्या सोच है? देखिए, मैं मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको पहले दे चुका हूँ कि आपकी जो मेहनत करते हैं, आप या मेहनत करते हैं, लड़ाई मान लो आपकी जो ये उज्र से पार होते हैं, आपका पसीना सूख जाता है, आपको तसल्ली हो जाती है भी हाँ आपके किए का किसी ने सम्मान किया। और इतने बड़े संस्थान में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अब कोई छोटा मोटा संस्थान नहीं है, भारत सरकार का एक अनुसंधान डिपार्टमेंट है और दुनिया भर में उसकी एक शाख है। तो उसकी सोसाइटी में एक मेंबर के तौर पे और बड़े भाई सुंदराम जी के साथ, ये भी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सुंदराम जी ना हमारे बहुत पुराने मित्र आज से नहीं, और हमारे दिल मिले हुए हैं, और उनको तो ये समझो उनको पद्मश्री मिला तो मुझे मिल गया। तो हमारा तो कहने हमारा रिश्ता ही ऐसा है। हम दोनों भाइयों को जब उसके मेंबर हमारा मनोनीत किया गया, जब लिस्ट आई तो यकीन नहीं हुआ कि कहाँ में कतना से आदमी और कहाँ है क्या था है? इनके लिए तो मेरे ख्याल में बताने के लिए शब्द भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं आम आदमी के लिए बताने के लिए। लेकिन साहब ने पहले कहा जैसे पिटाई वाला, ये देखो शरारतें ज्यादा करते थे। कुछ तो मैं सामना था क्योंकि हमारा सारा ही फैमिली गोरी थी। एक पता नहीं मैं कहाँ से सामने पैदा हो गया, ऊपर वाले ने रंग लेप दिया। तो सामने को अच्छा मतलब अच्छा माना जाता है नहीं यार। हमारे यहाँ तो गोरे को भी काला कह दिया जाता है। कालू तो नाम गोरे को भी हमारे यहाँ तो अपने तो गाँव में ना ही आदत है, किसी को भी कालू, किसी का भी कालू नाम ढेक दिया। मैं कालिया था कोई, और ये कोई गालिया को ऐसा नहीं था, ये सिंपल नाम था हमारा, कालू कालिया। ये तो हमारा बिल्कुल नाम रख देते हैं। अच्छे भले लोग का नाम ऐसा बिगाड़ देते हैं कि मतलब आप यकीन नहीं करते इसका। रही बात ये थी कि मैं जो आम जो है गाँव के बच्चे हैं, अभी कोई कुश्ती खेलने जाता है, कोई गुल्ला डंडी खेलता है, कोई ये खेलता है, कोई ताश खेलता है, कोई बुग्गी बैठ के ताश खेलने शुरू कर दिया। मेरे को ताश का पता ही नहीं कैसा होता है, देखा ही नहीं कभी, ना मैं खेलने गया कभी। मेरी तो ये आदत थी कि बस कहाँ से कहीं से भी कोई किताब मिल जाए, कैसे भी सब्जेक्ट से बाहर की, स्कूल से बाहर की। जब मैं पहला आदमी था जिसकी बीपीपी आती थी, पहले आती थी ना डायमंड पॉकेट बुक्स, हिंद पॉकेट बुक्स दिल्ली से, तो वो एक पैकेट आता था, उसको अपने पैसे देके छुड़वाना होता था। 10-12 रुपए में 8 से 12 रुपए तक का पैकेट होता था, 3-4 किताबें होती थी। और जैसे उस टाइम एक नंदन पत्रिका थी, आपको पता होगा, सरिता होती थी। तो ये मैं कैसे करके जो खर्चे होते हैं ना, मैं अपने जो बचता था मेरे पास, मैं सारे इनके चंदे में एक साल का भाई चलो चंदा भर दिया, किसी का 9 रुपए 10 रुपए 12 रुपए, वो करना बहुत बड़ी बात थी। यानी मैं अपना जेब खर्च उधर खर्च करता था। जैसे चंपक से लेके नंदन हो गया, उस टाइम कई पत्रिकाएं थी जिनका मतलब हर महीने में जितनी डाक मेरी आती थी। तो हमारे क्या थे, जो हमारे स्कूल के मास्टर जी थे शर्मा जी, तो डाकी भी वही थे। देखो यार तेरा बहुत रोता रोता रह गया, मैं तो शाम को ना वहां से डाक आने जाके तेरी डाक ले आया कर। इतनी डाक आती इतनी यार सारे काम की नहीं आती, कि हमारा उस टाइम होता था एक पत्थर मित्र क्लब होता था हमारा, हम सारे देश के लोग। अब तो ये सारे फेसबुक वगैरह वगैरह उस टाइम कुछ था ही नहीं। उस टाइम अब सारे सिर्फ चिट्ठियां जाती थी, एक छोटी छोटी एक स्मारिका छाप देते थे, और 5-10 पेज की सारे जितने देश की हमारे मित्र थे, पत्थर मित्र क्लब होता था। ये लोगों ने सुना भी नहीं होगा।
हमारे रेडियो में श्रोता क्लब होता था, जैसे आकाशवाणी रोहतक पे, हमारा आकाशवाणी रोहतक था ना, तो वहां हमारा अलग से ग्रुप था। यानी कि हमने तो, मैं गांव में रहते रहते मैंने वो गांव वाली जो चीजें थी ना मेरे, वो गुण है ही नहीं, अब भी नहीं है। गांव में आना जाना है, किसी के साथ उठना बैठना है, खेलना, अब भी टाइम मिलता है तो बस वही पढ़ाई की तरफ ही, पढ़ने की आदत है, बस पुरानी आदत वही है जो भी तो है बस। इसमें आप आपको देखो पत्रकार पिटाई भी बनना मिलेगी। चाहते थे पर बन गए किसान हाँ, वैज्ञानिक। ये हुआ कि जब ITI में था ना 1982 में, तो वहां पे कहना शक्कर घोरों को भगवान शक्कर दे ही देता है। तो जो वहां मेरा जो मित्र मिला फीटर क्लास का था, फीटर सेक्शन में था, वो सुरेश सुरेश जागड़ नाम था, वो भी मेरे विचारों का था। हम दोनों बैठ कर फिर कल्पनाएं करते थे। अब पहले क्या करते, छोटे छोटे चुटकियां लिखते थे। चुटकी होती है ना, आप तो लोगों को पता ही नहीं होगा। जैसे मेरी पहली चुटकी जो छपी थी उस टाइम अखबार में, हमारे देश में काम खास होता है, गलियां गंदी कूड़ादान साफ होता है, पूरी मशहूर हो गई थी। उन्होंने कहा यार हम एक छोटी सी किताब निकालना चाहते हैं कहानियों की, एक कहानी लिखो। मतलब बैठ जाते हैं। तो मैंने कहानी लिखी तो बहुत बढ़िया बन गई। उसके कहानी का शीर्षक था कौन गलत है, सिस्टम के ऊपर थी वो। तो उसमें क्या था कि जब अब तो दूसरे सिस्टम में पहले हेडिंग लिखते हैं कौन गलत है, उसके नीचे डैश लगाते लिखते, लेखक का नाम लिखते थे, तो नीचे डैश लगा के लिख दिया ईश्वर कुंडू। तो मैं जब भी ITI में, मतलब वो पूरा उन्होंने बांट दी, फ्री बांट दी, उस टाइम खरीदने वाले बहुत कम थे ना, तो चंदा चंदा इकट्ठा करके उन्होंने छापी थी वो किताब। तो जब भी मैं क्लास में इधर जाता है, चाय वाले के पवन, हमारे चाय वाला भुक्खे वाला, उसके पास जाते, दूसरा कहता कौन गलत है, तीसरा कहता ईश्वर कुंडू। यानी कि ये हमारे प्रचार के तरीके अपने आप के ये तरीके थे। ईश्वर जी, आपके मन की सबसे बड़ी सफलता यह रही, 60 के पार आपकी और 75 के पास मैं हूं, कि आपके दोनों पुत्र जो है, आपकी कम आ रही, 15-60 के करीब है, तो सुनील और सुशील दोनों भी किसान वैज्ञानिक बने, और आपने राजस्थान को अपनी कर्मभूमि, दूसरी कर्मभूमि बनाया। ये कैसे शुरुआत हुई? ये भी अचानक फैसला हो गया जी। को हमारे जैसे ना, हमारे हरियाणा के वहाँ किसान कई हैं, सब्र टूटते टूटते मतलब हम भी जमीन ले लेते हैं। तो बिना देखे वाले जब जमीन ले ली, जब जाके जमीन देखी है ना, तो वहां पसीने छूट गए जी। आसपास वहां कुछ नहीं, 15-15, 20-20 फुट के टिप्पे हैं, नीचे गहरी खाई है, पानी पानी देखा, पानी खा रहा है, वहां कुछ भी नहीं था। यानी कि खेती को करता नहीं था, आसपास 5-5 किलोमीटर तक कोई जीव था ही नहीं। तो एक साल तो मैंने वैसे सोचने विचार दिए, वहां चक्कर लगाते आ जाते। तो फिर मैंने बच्चों से और अपने साथी कश्मीर जी से और दो तरह सलाह की, मैं यार जब जमीन ले ही ली है तो कुछ करके देखते हैं ना उसमें। तो उसमें जी लेवल कराया, 10-12 ट्रैक्टर लगाए, करीबन 2 महीने में तो उसका लेवल हुआ। कितना हुआ, तो पहाड़ इकट्ठे करने देना। तो वह पानी नहीं था, तो 3 किलोमीटर दूर जाके वहां पे एक जगह एक किसान, अपने किसान मित्र से बात कर दी, मेरे खेत में लगा लो, पाइपलाइन दबा के लाए। तो यानी कि पूरा संघर्ष करते करते, यानी कि 2-3 साल में हमने पहले वहां बाग कामयाब कर दिया। हमने 5 एकड़ में बाग लगाया। उसके बाद फिर हम कई तरह के, समझो कि अपने कमाया कुछ नहीं, लेकिन हम तजुर्बे इतने सीखे ना उस जमीन से। आज उस जमीन में आपको मतलब धूल भी नहीं मिलेगी, वो आपको मिट्टी जैसी शक्ल मिलेगी। और खेत में आपको ऐसा, खेत आपको ऐसा लगेगा बाकी खेत है जी। ईश्वर भाई, और ये जिम्मेवारी जी ईश्वर भाई, मैं टोकूंगा, आपने इसलिए किया कि आने वाली पीढ़ी जो है, सुनील सुशील, ये भी नवाचार करें। तो सुशील इन दिनों में वहां संभाल रहे हैं, सुनील भी जाते हैं, आप भी जाते रहते हो। सुशील से उस अनुभव के बारे में पूछेंगे। सुशील कुंडू से हम पूछना चाहेंगे कि वो अनुभव कैसा रहा। अगर सुशील जी दिखाई देते हैं तो मैं ये उनसे सवाल करूंगा कि कैसे रहे, और जब तक नहीं दिखाई देते हैं, ये जो ईश्वर सिंह कुंडू जो श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ तहसील जो है, उसके गांव रंगमहल की ताखरावाली में 37 बीघा जमीन इन्होंने ली। और सुशील इन दिनों में वहां पर ये काम संभाल रहे हैं, सुनील भी जाते रहते हैं। सुशील, आपका जो अनुभव रहा ताकरावाली में नवाचारों का, कृषि नवाचारों का, उसके बारे में जानकारी दें। सर 2015 में हमने ये जमीन ली थी सर। 2015 में जब यहाँ पर आए फादर साहब के साथ में, यहाँ पर आके देखा आसपास में, यानी कि कोई इंसान नाम का और यानी मकान, लाइट या कुछ नहीं था बिल्कुल भी। 2015 में जब घर पे गए तो फादर साहब ने बोला कि रेतली जमीन ले तो ली है, पैसा लगा दिया है, उसको कैसे करके इसको उपजाऊ बनाना है। मन में था कि चंडीगढ़ से MBA की थी तो कैसे रहेंगे, कोई आइडिया नहीं था सर। अपने तो आसपास के लोग थे तो बोलते थे कि सर, यानी कि सर बोलते थे कि आप यहाँ पर आए हो, यहाँ तो
यानी कोई फसल तो छोड़ो, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। 100 फुट के टिब्बे थे, तो यानी कि यहाँ तो थोड़ा हाई है, लोग मेहनत कम करते थे, तो बस मन में माइंड में एक बात बना ली थी कि इसको कैसे भी जैसे तैसे भी इसको उपजाऊ करवाना है। तो स्टार्टिंग में सर 100 फुट के टिब्बे थे, तो इसको लेवलिंग किया, थोड़ा पानी पूने की सुविधा, वो भी 2 किलोमीटर दूर से लेके आए। टिब्बे थे यहाँ पर, तो रेतीले इलाका था, तो 2 किलोमीटर दूर से सर पानी लेके आए थे, सोलर सिस्टम किया सभी, यानी कि एक फैशन बना दिया था कि इस टिब्बे को एक हरियाली हरित क्रांति की तरह ही बस पेश करना है लोगों के सामने। तो स्टार्टिंग में सर हमने जब यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की सारे ऑर्गेनिक ही आज तक हम इसमें डाल रहे हैं, कोई भी पेस्टिसाइड कुछ भी यूज नहीं करते हैं इसमें। तो स्टार्ट में सर करने के वो ईयर ही हमने पहली फसल ले ली थी यहाँ पे। तो डीडी नेशनल से अपने वीरेंद्र परियार जी, उन्होंने भी आके देखा था, यहाँ पे शो भी बनाया था कि आसपास देखने के लायक नहीं था, और आपने 5-5 फुट की कनक यहाँ पर कर दी है, तो हमारे लिए भी खुशी की बात थी। तो सब उसके बाद में 7-8 बीघे में यहाँ पे था ये पल बाग भी लगा रखा है। अभी हर प्रकार की सर हम गेहूं चना सभी फसलें सर यहाँ पर कर दें। और आसपास के लोग जी जैसे कि 2015 में यहाँ आसपास में कुछ भी नहीं था, तो आज हमको देख के आसपास में 70 से 4-5 साल में सिर्फ अपने सभी काम कर रहे हैं। जी सुशील जी, अगर श्रीगंगानगर जिले में जाए राजस्थान में, और वहां पर सूरतगढ़ तहसील में रंगमहल गांव है, उसके टाकरावाली में इन्होंने जो नवाचार किए हैं, देश दुनिया के लोग आकर उन नवाचारों को देखते हैं और कहते हैं अद्भुत काम है जो ईश्वर सिंह जी कुंडू और उनके दोनों पुत्रों सुशील कुंडू और सुनील कुंडू ने किया है। और सुशील कुंडू तो लगभग सुबह से रात तक वहाँ नवाचार करते रहते हैं। और उनके प्रयोगों की मैंने श्री गंगानगर जिले के जो जिला कलेक्टर हैं जाकिर हुसैन जी, उनसे भी चर्चा की, और हमारा रहा कि किसी दिन हम साथ आएंगे और उनका काम ये देखेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सुशील जी के जो दूसरे भाई हैं सुनील सिंह कुंडू से भी हम आपको मिलवाना चाहेंगे, अगर वो जुड़ जाएं तो उनसे सुनील कहते हैं कि नमस्कार, और अपने आपको कई सम्मान मिले। उनको नमस्कार, और सभी साथियों को नमस्कार। जी आपने एक कंपनी भी बनाई है ना व्यापार के लिए, उस कंपनी का नाम क्या है, उसमें क्या कुछ कर रहे हैं? सर मैंने अभी एक नया स्टार्टअप शुरू किया है, मेरे कंपनी का नाम है अरेबल एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। तो इसमें हम ये अपने कमाल क्लैंप के नाम से और 505 के नाम से जो हर्बल जड़ी बूटियों से जो प्रोडक्ट बनाए हैं, उन्हीं प्रोडक्ट को हमने इसमें लॉन्च किया है। और इस स्टार्टअप के जो यूनिवर्सिटी की जो रिपोर्ट वगैरह देखी है, जो जमीनी तौर पर उन्होंने सर्वे किया है यूनिवर्सिटी ने, उसके आधार पर उन्होंने क्या 12 लाख रुपए की ग्रांट भी इस बिजनेस को स्टार्टअप के रूप में मुझे दी है। HAU अब एबिक यूनिवर्सिटी अपनी एग्री इंक्यूबेशन जो सेंटर अपने वहां से मुझे मिले हैं, और विक्रम संधू जी इसके मार्गदर्शक रहे। सुनील, आप कैथल में पिताजी को सहयोग करते हैं नवाचारों में। आप कैथल में पिताजी अस्वस्थ होते हैं तब भी उनको सहयोग करते हैं। और मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार में हमने बनाया था कि अगर पिता किसान वैज्ञानिक है तो पुत्र भी किसान वैज्ञानिक हो, मिलजुल के काम करे तो जिंदगी बदल जाए। जैसे आपके बगल में ही आप देखो धर्मवीर कंबोज के प्रिंस कंबोज हैं, तो आप जो नवाचार कर रहे हैं और आपने पढ़ाई भी खूब की सुनील, कुरुक्षेत्र से पॉलिटेक्निक में आपने डिप्लोमा किया, नौकरी कर सकते थे पर आपने नहीं की। आपको कैसा लगता है पिताजी के साथ इन नवाचारों में? देखो जी, हमने शुरू से अपने पिताजी को जीरो से हीरो बनते देखा है। पिताजी को मतलब हमने कैसे कठिन परिस्थितियों देखी उन्होंने, और कैसे मतलब कि उन परिस्थितियों से निकल के आज कहाँ किस लेवल पे गए हैं, वो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं पिताजी हमारे हमेशा से ही। और जड़ी बूटियों से जैविक खेती कैसे की जाए, बचपन से ही पिताजी ने हम दोनों भाइयों के दिमाग में चीजें डाल दी थी। तो इसी आधार पर पिताजी ने हमें 37 बीघा जमीन जो है वो राजस्थान के सूरतगढ़ में रंगमहल में दिलाई थी। उस जमीन में क्या था, कार्बन जैसी मतलब जो तत्व हैं अपने जमीन के जो एक फसल के लिए जरूरी होते हैं, वो नाम मात्र ही थे ही नहीं। तो जैसे तैसे करके उस जमीन को जैसे हमने एक सार किया, वहां पे बिजाई शुरू की,
यहाँ तक कि जो हमने पहली फसल ली थी वहाँ पे पाली शहर अपने राजस्थान में, वहाँ से खारची नाम की लाल कणक आती है गेहूँ, उसकी एवरेज बहुत कम निकलती है। वो कणक हमने वहाँ पे लगाई थी। जौ भी किया है, अलसी की फसल भी की है, चना भी किया है। सब पैदावार इतनी बम्पर हुई कि सर आसपास के लोग देखने के लिए आते थे वहाँ पे। सबसे पहले जब जमीन ली थी मजाक होता था, लेकिन उसके बाद हीरो कैसे बन गए देखो, कैसे मतलब इतने ऊंचे टिब्बे लिए, इसमें खारा पानी है, लवण इसमें है ही नहीं किसी तरह की। तो इसी को देखते हुए अपने डीडी दूरदर्शन से हैं, वो पूरी टीम वहाँ पे आई थी और पूरा सर्वे करके वो लेके गई थी अपनी। जी सुधीर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर ईश्वर जी से बात करना चाहेंगे। ईश्वर सिंह जी कुंडू जो भारतीय कृषि के महानायक हैं और मेरे ख्याल से स्वतंत्र भारत में पहले व्यक्ति होंगे, जहां तक मेरी जानकारी है। एक सामान्य किसान रहते हुए महिंद्रा ने इनको 44 लाख रुपए की सहायता राशि दी। बिल्कुल सामान्य व्यक्ति। जब इनके मकान में मैं गया, 2010 में सम्मान मिला, 2016 में जब अभियान हुआ उस समय मैंने गया, उसके बाद गया। साधारण सी खाट पे लेते रहते हैं, 8-9 बजे सो जाते हैं और जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। कोई मेरी आलोचना करे, मुझे बुरा कहे, कुछ भी कहे, पर मैंने तो मेहनत जीवन पाया है, तो मेहनत जीवन को नवाचारों से सफल बनाऊंगा। आपकी इस जीवन यात्रा के बाद आपका क्या सोच है? देखिए, आज मैं तो हालात के हवाले कर दिए थे मैंने अपने आप को पहले भी, भाई जो चल रहा है चलने दो, क्योंकि जो होना है वही होना है। आपको जो आप जितना कर सकते हो ना अपनी सामर्थ्य अनुसार वो करते हो। अब शरीर बेशक कमजोर हो गया है, लेकिन लड़के हैं, मेरे को भरोसा हो गया अपने अब ये काम ये संभाल लेंगे। तो मैंने तो क्या करना है कि अपना जो ये एक विचार था, ये बिजनेस पत्र संभाले। देखो जी, भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता। अगर कोई खाम खा है भाषण देना, जन सेवा, ये वो सेवा, उस सेवा करने के लिए पहले आपको 3 टाइम का खाना चाहिए। खर्चे बहुत हैं, तो हम खर्चे भी निकालेंगे कि हम अपनी पहले हमने अपनी बेरोजगारी दूर करी, और उसके बाद हमने दूसरे हजारों लोग हैं आज तो सारे देश में जो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो सब आशीर्वाद देते। कई तो कहते हैं हमारे बिगड़े हुए बच्चों को आपने रास्ते में लगा दिया, दारू बेचते थे आज दवा बेचते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं। यानी बिजनेस का क्या है कि बिजनेस ऐसा, बिजनेस विद सोशल ड्यूटी। जब मेरा वहां पे टैगलाइन थी महिंद्रा एंड महिंद्रा में, तो मेरा यही था। देखो जी, मैंने अपने लिए किया, मैंने वहां भी ये कहा, मैंने अपने लिए किया। मैंने क्या था, मैंने समाज के लिए कुछ किया, मैंने अपने लिए किया। अपने लिए करते करते ही समाज के लिए कुछ करना है। आपने पहले अपना उद्धार किया, अपने परिवार का उद्धार किया, फिर अपने आसपास का उद्धार किया, तो आपके साथ लोग जुड़ते गए तो सबका भला हो गया इसमें। अब जो सबसे बड़ी क्या है, जमीन हमारी माँ है ना, जमीन का आपने से तराश कर रखा था, तो जमीन का सुधार हुआ। अब वो ऐसी जमीन पे जहाँ पे लोग ये कहते थे कि भी यार हम सब खर्चा करते हैं, लेकिन जब पैदावार का टाइम तो कटाई का फसल टाइम आता है ना, तो किसान रोकता है यार कुछ भी नहीं निकला, खड़ी खड़ी फसल ब्लास्ट हो जाती है, जमीन में था ही नहीं कुछ भी। और आज जब वहाँ ट्राली भर भर के जाते हैं और किसान फोन करते हैं, तो ऐसे तजुर्बे मेरे पास हैं कि मतलब एक किसान था हमारे कैथल जिले का ही है, 3 साल पहले रोते पीटते आए थे, जी हर साल ये बुरा हाल होता है, कुछ नहीं होता, मर गए, पानी भी खराब है, जमीन खराब है। तो हमने मिलके काम किया, तो मेरे को शौक होता है कि मैं इसी हाल से निकला हुआ ना। तो जब उनकी इतनी रिकॉर्ड तौर पैदावार अपने फोन पे उन्हें खुद कहा कि हमारे दादा परदादा ने ये पैदावार इतनी देखी नहीं थी जितनी हमारी धान इस बार निकली है। तो चाचा और भतीजा दोनों मिठाई का डिब्बा लेके आए थे मेरे पास। किसी कंपनी के पास या मेरे ख्याल में किसी अधिकारी के पास ये उपलब्धि नहीं होगी। जब किसान को ज्यादा कुंडू साहब बचा दिया आपने, मैंने तो नहीं किया तो ऊपर वाले ने, लेकिन मैं पीछे माध्यम बन गया। तो ये ऐसी अनुभूति है कि आपको कुछ करने को प्रेरित करती है। अभी आपका रोजगार गया, आपकी चिंता खत्म हो गई, आप साठा पाठा हो गए, 60 साल पार कर गए। अब समाज के लिए क्या है कि हम सोच विचार, अपने विचार को आगे बढ़ाना है, लोगों को आगे जोड़ना है, लोगों को समझाना है कि बिना जहर के हम खेती कर लेंगे, अपने खर्चे घटाओ। सरकार क्या करेगी, एमएसपी बढ़ाएगी या कानून बनाएगी या नहीं बनाएगी, हम उससे अलग सोचते हैं कि आप क्या कर सकते हो ना। आप 100 रुपए खर्च करते थे, अब मैं मेरे खेत का एग्जाम्पल देता हूँ। किसान भी मैंने धान का 1 एकड़ में बीच में लगा दिया और उनके सामने मैंने खर्चा किया, तो मैं उनको फसल कटने से पहले ही विद एग्जाम्पल पूरे सबूत के साथ समझाता हूँ कि मैंने 8 से 10 हजार रुपया तो मैंने कमा लिया इस खेत में, 10 हजार रुपये मैं कमा चुका हूँ, फसल भी खड़ी है ना। आपके हिसाब से जो आपने खेती करी है ना, उस हिसाब से 10 हजार तो मैं ये बचा चुका हूँ। जमीन मेरी आपसे बड़ी है, खर्चा मेरा कुछ नहीं है। और उसके बाद जब मेरी मंडी में धान जाती है तो जाते तुलती है और आपसे 200 से 300 रुपया आपसे ज्यादा भाव मिलता है। यानी कि ना करते 15-16 हजार प्रति एकड़ मैंने कमा लिया। इसमें सरकार का कोई एमएसपी का योगदान नहीं,
किसी का कोई योगदान नहीं। योगदान क्या है कि अपने अपने ऊपर कंट्रोल किया है। किसान के मन में जो डर बैठा हुआ ना, अगर ये दवाई नहीं डाली आपने ये हो जाएगा, ये खाद डाले तो वो हो जाएगा। हमने क्या किया, मैं पहले अपना डर निकालता हूँ, तो फिर दूसरे किसान को दिखाता हूँ कि मैंने डर निकाल लिया है। हमारी इतनी समस्या नहीं है जितनी समस्या आप लोग दिमाग में लिए बैठे। धान की फसल जब लगाते हैं मधु। हाँ जी ईश्वर भाई, 2016 की याद है कि हम आपके यहाँ आए थे, डॉक्टर बीडी पवार भी हमारे साथ थे महाराष्ट्र से, और आपने किसान वैज्ञानिकों को एकत्रित किया था और हमने ये निर्णय लिया भाई अब कुछ नहीं, जीवन के बाकी अध्याय में ऐसे मॉडल किसानों को साथ जोड़ेंगे, परिवर्तन आए। 2017 में जब वेटरनरी विश्वविद्यालय बीकानेर में किसानों का समन्वय हुआ, जोधपुर में मौलाना आजाद विश्वविद्यालय में हुआ, और 2018 में पैसिफिक विश्वविद्यालय उदयपुर, तीनों में आपने मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार के सारे सदस्यों की तरफ से रिप्रेजेंट किया, उनकी बात कही। और एक तो आप इस परिवार को क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? 2 कदम आगे बढ़ाते हैं तो कोई 3 कदम पीछे खींच लेता है। इन परिस्थितियों में नवाचारी बन के किसान कैसे अपनी जिंदगी को बदले? देखो, मैं तो किसानों को यही समझाता हूँ, देखो जी, सबसे बड़ा वैज्ञानिक तो किसान ही है। जो किसान को पता है वो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी किताब पढ़ के आप नहीं सीख सकते। आप अपनी जमीन को और अपनी फसल से बात करना शुरू करो, सारा ज्ञान वही छुपा पड़ा है। आपकी समस्याओं का समाधान भी वही है। आप किसी दुकान पर जाओगे, किसी कंपनी से या किसी डॉक्टर से सलाह लेने की आपको जरूरत नहीं है। बस क्या कहते हैं, अपने को फोकस करो, अपनी जमीन के ऊपर, अपनी खेती के ऊपर, अपने जो आपकी सीमाएं है ना उनके ऊपर ध्यान दो, अपनी एकाग्रता बढ़ाओ। और खेती में तो नवाचारों की कोई सीमा ही नहीं है, कितना भी करते जाओ, कितना भी करते जाओ। ये तो एक सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार मान लो आप, सबसे बड़ा काम मान लो, और सबसे बड़ा कार्य क्षेत्र है, इसकी कोई सीमा नहीं है। और हमारे किसान तो आपने देखे हैं, आपने तो उनके ऊपर बड़ी रचनाएं रची हैं, पूरी किताब छपी है, उनको सम्मानित करवाया। हमारे प्रणेता के, हमारे लीडर के रूप में हमने आपको आगे किया था, हम बेसिक पीछे पीछे आपके चले। तो आपने देखा कि कितने किसान निकले हैं जिन वो कोई स्कूल में, कॉलेज, स्कूल तक भी देखा जिन्होंने, और उन्हें इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने इनोवेशन कर रखी है, जिनको मजाक में ना लोग, पढ़े लिखे लोग उनको जुगाड़ कह देते हैं, लेकिन वो जुगाड़ नहीं है। वो एक ऐसी चीज है जो कि हमारे समाधान है सीमित साधनों के साथ। हमारी जो एक सीमाएं है किसान की, हमारे पास पैसा नहीं होता, तो क्या करता है कि हमारा अगर खेत में कोई औजार टूट जाता है तो वो बाजार से नया लेने थोड़ी जाएगा। आपकी तो मशीन खड़ी हो जाएगी, आपका कंप्यूटर अगर खराब होगा तो आपको कंप्यूटर का ऑपरेटर ही ठीक करेगा, लेकिन किसान को तो अपने खेत में वही समाधान ढूंढना है, और वही किसान करते हैं। और यही हमारी जो एक लगन होती है ना काम करने की, एक किसान की योग्यता है ये, और योग्यता को अपनी उभारो। सब में एक ना एक योग्यता सबके अंदर होती है। उदाहरण आपके सामने ही है, सबके अपने बारी बारी से बुलाया है सबको। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय नव प्रवर्तन संस्थान, इसके जो सोसाइटी है उसके सदस्य ईश्वर सिंह कुंडू से। भारतीय कृषि में महिंद्रा ने 44 लाख रुपए की सम्मान राशि दी, और इन सबसे बड़ी बात यह बेहतर मिनट, कोविड-19 के काल में भी इन्होंने लोगों का बहुत सहयोग दिया। ये कहते हैं सहयोग दो और भूल जाओ, नाम मत लो, नाम लोगे तो जो भावना है वो समाप्त हो जाएगी। ऐसे ईश्वर सिंह कुंडू और इनके जो पुत्र सुनील कुंडू और सुशील कुंडू हैं, वो किसान वैज्ञानिक के रूप में राजस्थान और हरियाणा में अच्छा कार्य कर रहे हैं। और जब हम बात शुरुआत की तो ये मशीनरी है ना, मैं भी, कुंडू जी कह रहा था यार मैं भी समझूंगा, मैं भी ज्यादा नहीं समझता, और कुंडू जी कहते हैं हाँ यार मेरे भी काम चलाऊ हो जाती। पर जो वार्ता रही, उस वार्ता ने ये बात तो सिद्ध कर दी कि अगर हरियाणा जाएं और जिंद में जाएं, और जिंद में केलरम जरूर जाएं, वो भारतीय कृषि का तीर्थ स्थल है। तो कोई भी भारतीय किसान की तीर्थ यात्रा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक वो ईश्वर सिंह कुंडू के साथ जाकर नहीं मिले। आपको लगेगा भारतीय कृषि में जहाँ लोग परेशान थे, खेत खराब हो गए, खेती छोड़ दे, उनकी खेती लहलहाने लगी। जो लोग उदास थे उनको ये कोर्ट में जाते थे, थाने में जाते थे और आके मुस्कुराते, सब ठीक हो जाएगा, कोई चिंता मत करो। विश्वास के ऐसे आधार थे। अगर ऐसा विश्वास का आधार है, कंपनी बनाई, बच्चों के लिए उन्होंने खेत लिए, ये किया, और सब कहते मधुर जी अब तो सिर्फ नवाचार ही करें, बच्चे संभालते रहेंगे। तो अगर ऐसा आत्मविश्वास होगा तो भारतीय कृषि लाभकारी होगी। और दूसरी बात ये भी कहते हैं कृषक संचालित खेती होनी चाहिए, किसान प्रोडक्शन करे,
प्रोसेसिंग करे, मार्केटिंग करे, और ये तो कई उत्पाद बनाते हैं जो बाजार में बिकते हैं। ये लंबी चर्चा होगी, पर आज बहुत लंबी चर्चा हो चुकी। ईश्वर जी की इन दिनों स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मैंने जब करंट टीवी का एक करंट किसान जो कार्यक्रम का पहला चालू किया, 20 शो हुए, ये नहीं आ पाए। ये तीसरा शो है, और ये अस्वस्थ होते हुए भी उन्होंने कहा कि करंट के किसान का जो कार्यक्रम है अच्छा हो रहा है, सुनील नारनौले जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, और इस बार बीच बीच में मैं बोलूंगा, पर थोड़ा थोड़ा बच्चे भी बोलते रहेंगे जो किसान वैज्ञानिक, ठीक रहेगा। आपको, सुनील को और सुशील को बहुत बहुत धन्यवाद, और हम कोशिश करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सब मिलकर ऐसे भारत का निर्माण करें जहाँ किसान बेचारा नहीं रहे, पूरी दुनिया का महानायक बने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, करंट किसान सीजन 2 इसके अंतर्गत हमने आज बात की सुनील कुंडू, सुशील कुंडू और उनके पिताजी भारतीय कृषि के महानायक ईश्वर सिंह कुंडू से। बातों का ये सिलसिला निरंतर रहेगा। हर महीने दूसरे और चौथे मंगलवार को शाम 5 बजे हम आपसे मिलेंगे और उन लोगों से मिलाएंगे। हो सकता है इन कार्यक्रमों को सुनते हुए कई बार इंटरनेट की दिक्कत आए और कोई दिक्कत आए, पर आप ये सोचें कि जो MBA कर लेते हैं, जो बड़ी बड़ी डिग्री ले लेते हैं, बड़े बड़े परिवारों में होते हैं, वो लोग तो काम करते हुए डरते हैं, और ये जो महानायक है MBA के छात्रों की कक्षाएं लेते हैं और कम पढ़ लिख कर भी दुनिया में ये कहते हैं हमसे सीखो। दुनिया कठिन हो सकती है पर दुनिया को जीत सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार जल्द मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।